हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम प्रादर्श प्रश्न पत्र भौतिक शास्त्र विषय का प्रादर्श प्रश्न पत्र अर्थात परीक्षा में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र हमने बनाया है। उसका हल किस प्रकार से हम लिखते हैं, परीक्षा में किस प्रकार से उनका उत्तर लिखना होगा, ये सब की हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो जैसे कि आपके प्रश्न पत्र में कुछ निर्देश होते हैं, तो सबसे पहले उन निर्देश को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ लीजिए। कई बार हम कुछ अलग कर लेते हैं जबकि निर्देश हमको कुछ अलग होता है। तो निर्देश को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना है। ठीक है। तो निर्देश पहला दिया हुआ है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। कुल 26 प्रश्न हल करने हैं। यानी प्रश्न पत्र में 26 प्रश्न है, सभी का हल अनिवार्य है, सभी को हल करना है हमें। दूसरा दिया है, प्रश्न पत्र 5 खंडों में है। खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड द और खंड ई। तीसरा कहता है, आवश्यकता अनुसार रेखा चित्र या मानचित्र की रचना कीजिए। जहां भी जरूरत पड़ेगी हम रेखा चित्र बना लेंगे, मानचित्र बना लेंगे, जो भी आवश्यक हो वो हमको बना लेना है। ठीक। तो ये हमारे निर्देश हुए। तो चलिए हम खंड आ में आते हैं। खंड आ, यहाँ पर भी एक निर्देश दिया है। इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न पर एक एक अंक आवंटित है। ये सबके सब एक अंक वाले प्रश्न हैं। ठीक है। और इसलिए बहुत शॉर्ट आंसर यानी बहुत अधिक लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। इसमें किसी भी प्रश्न का उत्तर विस्तार से नहीं लिखना है। ठीक है। तो प्रश्न एक, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक एवं वीबी सूत्र लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए, पहले तो हमको विद्युत धारिता का एसआई मात्रक बताना पड़ेगा। तो विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैरड है, जिसका संकेत भी लिखा हुआ है एफ। और विमी सूत्र है, सी का विमी सूत्र बराबर, आपको मालूम है ना कि धारिता को हम सी से दर्शाते हैं। तो सी का विमी सूत्र बराबर है एम का घात ऋण 1, एल का घात ऋण 2, टी का घात 4, ए का घात 2। अब आपके मन में आएगा कि ये तो बहुत लंबा चौड़ा विमी सूत्र है, ये तो हमें याद रहेगा नहीं। तो ऐसे किसी भौतिक राशि यदि विमी सूत्र पूछता है जिसका विमी सूत्र आपको नहीं मालूम है, तो उससे संबंधित एक सूत्र याद करो, एक समीकरण याद करो जिसमें कि वो भौतिक राशि आती हो। और ये भी ध्यान रखो कि उस सूत्र में उस भौतिक राशि का जिसका विमी सूत्र ज्ञात करना है को छोड़ करके बाकी जितनी राशियों का समावेश है, सबके विमी सूत्र आपको याद होने चाहिए। एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देता हूँ। संधारित्र में संधारित्र में संचित ऊर्जा यू, ये आपने कुछ सूत्र पढ़े हैं, 1/2 CV का वर्ग। क्या यहाँ से सी का विमी सूत्र ज्ञात किया जा सकता है? तो यू ऊर्जा है, इसका विमी सूत्र तुम्हें मालूम है, लेकिन वी विभवांतर है। फिर से वही दिक्कत कि विभवांतर का विमी सूत्र तो हमें याद नहीं है। तो दूसरा याद करो, तो दूसरा है 1/2 QV। फिर से भी आ गया, विभवांतर आ गया, ये भी हमारे काम का नहीं है। तो एक और सूत्र हमने पढ़ा है, Q का वर्ग बटा 2C। Q²/2C। अब Q है आवेश, U है ऊर्जा, C का विमित सूत्र यहाँ से हम बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। तो C बराबर हो गया, C को मैं बाएं पक्ष में ले लिया, Q² बटा 2U। अब Q आवेश, आवेश का होता है AT का वर्ग, वर्ग कर दिए। दो, एक नियतांक है, एक नंबर है, नंबर का कोई भी सूत्र नहीं होता। U ऊर्जा, ऊर्जा का होता है ML-1, सॉरी ML-2, T⁻²। ये ML² T⁻²। ठीक है। अब सबको ऊपर ले चलते हैं, तो M ऊपर गया तो हो गया -1, L का वर्ग ऊपर गया तो आ गया L⁻², T⁻² ऊपर गया तो हो गया T⁻+2, +2 यहाँ पर और पहले से है तो T⁻4 और A⁻2। तो देख लो, यही विमित सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है, M का घात ऋण 1, L का घात ऋण 2, T⁻4, A का वर्ग। तो जहां पर भी जिस भौतिक राशि का विमित सूत्र आपको याद ना हो, तो आप उसको वही डिराइव कर लेना है उसके किसी सूत्र का उपयोग करके।
चलिए प्रश्न 2 में आते हैं। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का मान E बराबर 314 साइन 314 टी है, तो उसकी आवृत्ति का मान बताइए। तो देखिए उत्तर इसका हमको दिया हुआ है, E का मान समीकरण दिया हुआ है हमको प्रश्न में। अब इसकी स्टैंडर्ड समीकरण से तुलना करो, मानक समीकरण से तुलना करो। मानक समीकरण क्या है? E बराबर ई जीरो साइन ओमेगा टी। तो साइन और टी के बीच में जो राशि है, साइन और टी के बीच में जो राशि, वो हमारा ओमेगा है। तो यहाँ पर भी देखो, ये हमारा साइन हो गया, ये हमारा टी हो गया। ये बीच में जो राशि आ रही है, ये हमारे लिए ओमेगा होगा। तो ओमेगा बराबर 314 मिला। ओमेगा का मान हमको मालूम है 2 पाई न्यू होता है, न्यू आवृत्ति है, बराबर 314। यहाँ से हमने न्यू का मान ज्ञात किया है। तो न्यू का मान मिल रहा है 314 बटे 2 पाई। पाई का मान रख करके इसको हल किया तो आ जाता है 150 हर्ट्ज, सॉरी 50 हर्ट्ज। तीसरे में आ जाओ। देहली तरंग लंबाई किसे कहते हैं? अर्थात यहाँ हमें देहली तरंग लंबाई की परिभाषा लिखनी है। और वो परिभाषा आपने पढ़ी है, फोटॉन का वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो सतह से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है, देहली तरंग लंबाई कहते हैं। ठीक है, तो ये देहली तरंग लंबाई की परिभाषा हो गई। अगले प्रश्न में आ जाइए। एक लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। उसके सम्मुख 5 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखने पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार लिखिए। तो हम दिए गए लेंस को यदि हम उत्तल लेंस मान लेते हैं तो फोकस दूरी धनात्मक होगा, एफ धनात्मक, और वस्तु की दूरी जिसको हम यू कहते हैं, ये ऋणात्मक हो गया, -5 सेंटीमीटर। अब हम लेंस का सूत्र ले लेते हैं, 1/v ऋण 1/u बराबर 1/f। v का मान तो नहीं मालूम, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा नहीं मालूम। ये क्या हो गया भाई? अब इस समीकरण में हमने u का मान रख दिया, पूरे चिन्ह के साथ रखोगे, -5। f का मान रख दिया 10। अब यहाँ से हम v का मान ज्ञात करते हैं। सबको एक तरफ पक्षांतर कर लिए, तो 1/v बराबर 1/10 ऋण 1/5। आपस में लघुत्तम लेके घटाओ तो हमको ये मिल गया ऋण 1/10। 1/v का मान था तो v का मान आ गया ऋण 10 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, ऋणात्मक आया, इसका मतलब है जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बनेगा। और हमको मालूम है कि ऐसे प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होते हैं, तो ये आभासी प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति तो मालूम हो गई कि वी ऋणात्मक है, इसका मतलब कि आभासी बनेगा। अब आकार निकालने के लिए हम प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार, जिनको आई और ओ कहते हैं, इनका अनुपात होता है वी बटा यू। आई बटा ओ बराबर वी बटा यू। वी का मान रखा, यू का मान रखा, तो हमको मिल गया धन 2। तो आई बराबर आ रहा है 2 × ओ। ये ध्यान रखना, जीरो नहीं है, ओ है, यानी वस्तु का आकार का 2 गुना बनेगा। तो आकार भी हमको मालूम हो गया। तो हम अब उत्तर लिखेंगे कि भी ऋणात्मक है, अतः प्रतिबिंब आभासी प्रकृति का है, जो आकार में वस्तु का 2 गुना है। ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ। अगला प्रश्न खंड अ का अंतिम प्रश्न, पांचवा। सिलिकॉन के अर्धचालक में आर्सेनिक की डोपिंग की गई, तो बनने वाला अर्धचालक का नाम लिखिए। आर्सेनिक एक पंच संयोजी तत्व होता है, और जब हम अर्धचालक में पंच संयोजी तत्व की डोपिंग करते हैं, अर्थात अशुद्धि मिलाते हैं, तो बनने वाला अर्धचालक होता है एन प्रकार का। वही यहाँ पर हमने लिखा है, यदि सिलिकॉन के अर्धचालक में आर्सेनिक की डोपिंग की गई तो बनने वाला अर्धचालक एन प्रकार का अर्धचालक होता है। ठीक, ये हो गया खंड आ के प्रश्न। अब हम आते हैं खंड बा। कहता है, निर्देश यहाँ पर फिर से एक बार दिया हुआ है। इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न पर 2-2 अंक हैं। 1 अंक 2 अंक ये जो प्रश्न होते हैं, ये लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। बहुत बड़े उत्तर हमको नहीं लिखने हैं। ठीक, जितना प्रश्न में पूछा जाए बस उतना ही का उत्तर हमको देना है। उसके अलावा और उसके अतिरिक्त किसी और बात की हमको चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो प्रश्न 6, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति एवं निरक्षीय स्थिति में कोई 2 अंतर लिखिए। तो अपने उत्तर पुस्तिका के पेज को 2 भागों में बांट लीजिए। एक भाग में लिखिए अक्षीय स्थिति, दूसरे भाग में लिख लेते निरक्षीय स्थिति।
अब इनमें जो जो भी अंतर आप देखते हैं समझते हैं वो अंतर एक एक करके लिखते जाओ। पहला क्या दिया है, एक बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित हो तो उसे अक्षीय स्थिति में कहते हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को हम अक्ष कहते हैं, और उस अक्ष पर कोई बिंदु हो तो हम उसे कहेंगे अक्षीय स्थिति में। यहाँ पर है, एक बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबार्धक पर स्थित हो तो उसे निरक्षीय स्थिति में कहते हैं। आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं कि अक्षीय स्थिति क्या है, निरक्षीय स्थिति क्या है। तो ये दोनों में अंतर आ गया। किस में अंतर आ गया, पोजीशन में, स्थिति में। दूसरा हम कह रहे हैं अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव शून्य नहीं होता। आपने एक द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति के लिए विद्युत विभव की गणना की है, वो शून्य नहीं होता। लेकिन निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव हमेशा शून्य होता है, चाहे द्विध्रुव कुछ भी हो, कोई भी हो, उसके निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव हमेशा शून्य मिलेगा, यहाँ शून्य नहीं मिलेगा। ये हो गए दो अंतर। अगले प्रश्न में हम आते हैं, प्रश्न क्रमांक 7। एक चालक का प्रतिरोध 470 प्लस माइनस 10% ओम है, तो उस चालक के प्रतिरोध पर बने वर्ण कोड के रंग लिखिए। आपको मालूम है कि हम प्रतिरोधों को कुछ रंगों के कोड से दर्शाते हैं, इसी को कहते हैं वर्ण कोड। तो यहाँ हमको प्रतिरोध का मान दिया है 470 ओम और उसमें त्रुटि है 10%। तो वर्ण कोड बनाने के लिए हमें यहाँ पर 2 अंक चाहिए और बाकी जो बच गया उसे हम 10 के घात में रखते हैं। तो 2 अंक हमने ले लिया, पहला 2 अंक 47। अब क्या बच गया, एक जीरो, ये हो जाएगा 10 का घात 1। 10 का घात 1 माने 10, गुणा करोगे तो ये जाएगा 470। तो 470 को हमने 2 अंक गुणित 10 के घात वाले पद्धति में लिख लिया। ठीक है, और साथ ही दिया है प्लस माइनस 10%। यहाँ पर प्लस माइनस छूट गया है, अब बना लीजिएगा प्लस माइनस 10%। ठीक है, अब इसका जो वर्ण कोड होगा, ये पहले 2 अंक जो हमने लिए उनके होते हैं, और जो 10 का घात में है उसका वर्ण कोड होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने 0 से लेकर के 9 तक के जो अंक हैं उनके लिए वर्ण कोड बना रखे हैं। सूत्र भी याद किया होगा, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, ये सूत्र है, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। अब देखिए कि हमको कौन कौन से अंक चाहिए। एक तो चाहिए हमको 4, 4 के लिए देखो क्या आ रहा है, येलो। फिर क्या चाहिए, 7, 7 के लिए क्या आ रहा है, वायलेट, यानी कि पीला और बैगनी। और क्या है, 1, 10 का घात में जो है उसके लिए कोड बनाते हैं। तो 10 का घात यहाँ पर 1 है, 1 के लिए देख लो क्या आ रहा है, ये आ रहा है। आपको मालूम है ना कि पहला बी ब्लैक के लिए होता है, दूसरा बी ब्राउन के लिए होता है, और तीसरा बी ब्लू के लिए होता है। तो हमको दूसरा बी मिल रहा है यहाँ पर, अर्थात ब्राउन मिल रहा है। तो क्या कलर कोड आ गया, येलो, वायलेट, ब्राउन, अर्थात पीला, बैगनी और भूरा। ये हमारे उस प्रतिरोध के वर्ण कोड हो गए। अब ये जो 10% दिया हुआ है, ये प्लस माइनस 10%, ये वास्तव में उस प्रतिरोध में संभावित त्रुटि है। तो त्रुटि के लिए हमने 2 वर्ण कोड बना रखे हैं। यदि त्रुटि 5% की हो तो सुनहरा रंग का उपयोग करते हैं, और त्रुटि यदि 10% की हो तो चांदी के रंग का उपयोग करते हैं। तो 10% के लिए हमको कलर कोड क्या बनाना पड़ेगा, चांदी। तो चांदी, तो उत्तर क्या गया, पीला, बैगनी, भूरा और चांदी। ठीक, अगले प्रश्न में आते हैं, आयाम मॉड्यूलेशन क्या है। यानी यहाँ पर आयाम मॉड्यूलेशन की आपको परिभाषा लिखनी, बस। तो उसकी परिभाषा हमने इस प्रकार से बनाई है कि जब वाहक तरंग का आयाम मॉड्यूलित तरंग के आयाम के अनुसार परिवर्तित हो तो इसे आयाम मॉड्यूलेशन कहते हैं। ये आयाम मॉड्यूलेशन की परिभाषा लिखना है, बस। अगला प्रश्न कहता है, संयोजी तार तांबे के बनाए जाते हैं, क्यों। हम जो घरों में कनेक्शन करने के लिए, बिजली के कनेक्शन के लिए जो तार उपयोग में लाते हैं वो प्रायः तांबे के बने होते हैं। तो तांबे का ही क्यों बनाया जाता है, उसका कारण यहाँ पर बतलाना है। तो पहला कारण है कि संयोजी तार तांबे के बनाए जाते हैं क्योंकि यह विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। ये बहुत बढ़िया चालक होता है विद्युत का, पहला कारण।
अगला है, इसका विशिष्ट प्रतिरोध बहुत कम होता है। विशिष्ट प्रतिरोध था तो रो जिसको दिखाते हैं आप, उसका मान बहुत कम होता है, जिसके कारण तांबे के तार का प्रतिरोध बहुत कम होता है। दो बार लिख गया है, एक बार ही रखना, बहुत कम होता है। इसीलिए तांबे के तार में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर उष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि बहुत कम होती है। आपको मालूम है ना कि किसी तार में जब विद्युत धारा बहती है तो जूल प्रभाव के अनुसार वहां उष्मा उत्पन्न होती है, जो इस सूत्र से हम देते हैं, जिसको जूल का नियम कहते हैं, आपने पढ़ा है। तो उष्मा जो उत्पन्न हुई वो आर पर निर्भर करता है। आर यदि ज्यादा है, प्रतिरोध ज्यादा है, तो ज्यादा उष्मा उत्पन्न होगी। आर यदि कम है तो कम उष्मा उत्पन्न होगी। और आपको मालूम है कि ऊर्जा जो उष्मा में बदल जाता है वो वातावरण में चला जाता है, फिर हमको वापस रिटर्न या वापस हमको नहीं मिलता है। इसलिए हम इसको कहते हैं ऊर्जा की हानि। तो जो भी उष्मा उत्पन्न होगी वो वातावरण में चला जाएगा, ऊर्जा की हानि होगी। यदि हमारा प्रतिरोध का मान बहुत कम है, तार का प्रतिरोध आर बहुत कम है, तो उष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि बहुत कम होती है। अधिकतम ऊर्जा जो हम दे रहे हैं वो अन्य उपयोगी कार्य में प्रयुक्त हो जाते हैं। तो यह कारण है कि हम प्रतिरोध संयोजी तार जो है वो तांबे का बनाते हैं। अगले प्रश्न में आइए, प्रश्न क्रमांक 10। एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक वर्गमूल 3 है, उस पर अध्रुवित प्रकाश कितने आपतन कोण पर आपतित की जाए जिससे कि वह ध्रुवित हो जाए। ठीक है, तो ये ब्रूस्टर के नियम पर आधारित एक प्रश्न है। तो ब्रूस्टर के नियमानुसार टेन आई बराबर होता है न्यू, जहां आई जो है वो आपतन कोण है, और इसी का मान हमसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो म्यू का मान यहाँ पर दिया है वर्गमूल 3, तो टेन आई बराबर वर्गमूल 3, और इसलिए आई बराबर 60 अंश। ये आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा कि 60 अंश पर आपतित करने पर हमें ध्रुवित प्रकाश मिलेगा। तो इस तरह से हमारे प्रश्न पत्र का खंड ब भी कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं खंड स में। फिर से निर्देश पढ़ लीजिए। इस खंड में कुल 12 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 3-3 अंक आवंटित है। अभी तक हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न कर रहे थे। अब ये 3 अंक वाले जो प्रश्न होते हैं ये लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, यानी बहुत छोटे भी नहीं होते, बहुत बड़े भी नहीं होते, मीडियम साइज के इसके उत्तर, इन प्रश्नों के उत्तर हमको मिलेंगे। तो पहले प्रश्न में आ जाइए। सेल की आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा लिखकर उसका विद्युत वाहक बल से संबंध स्थापित कीजिए। ये प्रश्न है। तो सबसे पहले तो आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा लिखेंगे और फिर उसका विद्युत वाहक बल के साथ में संबंध स्थापित करना है, यानी सूत्र की उत्पत्ति देना है। तो पहले परिभाषा, सेल के दोनों ध्रुव अर्थात धन ध्रुव एवं ऋण ध्रुव के बीच के वैद्युत प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ये आंतरिक प्रतिरोध कि सेल के दो ध्रुव होते हैं, धन ध्रुव ऋण ध्रुव, उनके बीच में जितना भी विद्युत प्रतिरोध है वही होता है हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब मान लेते हैं कि हमारे सेल का विद्युत वाहक बल ई है और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। आंतरिक प्रतिरोध को आप जानते हैं ना, हमेशा स्मॉल आर से लिखते हैं। तो परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी होगी, आई बराबर ई बटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। कैपिटल आर क्या है, बाह्य प्रतिरोध। स्मॉल आर क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। त्रिया गुणा करें तो आई आर प्लस आई स्मॉल आर बराबर ई हुआ। अब हमको मालूम है कि आई गुणित आर को हम ध्रुवीय विभवांतर भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको टर्मिनल वोल्टेज भी कहा जाता है, कई बार हिंदी में भी टर्मिनल वोल्टेज ही कह देते हैं। तो आई आर की जगह टर्मिनल वोल्टेज अर्थात ध्रुवीय विभवांतर, और उसकी जगह हम रखेंगे वी, ओम के नियमानुसार। तो आई आर बराबर क्या मिल गया, इस आई आर की जगह वी रखोगे, उधर पक्षांतर कर दोगे तो ई माइनस वी आ गया। तो आर बराबर हमको मिल गया ई ऋण वी बटा आई। एक संबंध तो ये हो गया, आर और ई के बीच में एक संबंध ये हो गया। ठीक है, अब फिर से आ जाए कि आई आर बराबर वी है, इसका मतलब हुआ कि आई बराबर वी बटा आर होगा। तो आई की जगह हम वी बटा आर यहाँ रख देते हैं। तो आर बराबर ई ऋण वी, ये तो पहले से ही है, और आई की जगह हम रख रहे हैं वी बटा आर। ये कैपिटल वी होगा, गलती से स्मॉल वी बन गया है, तो कैपिटल वी बटा आर।
तो आर हो गया ऊपर। तो हम किसको अलग अलग कर ले तो स्मॉल आर बराबर हमको मिल गया आर ई बटा वी ऋण वी बटा वी अर्थात ए। तो ये अभिष्ट संबंध है, ये आपका दूसरा संबंध। तो स्मॉल आर और ई के बीच में ये दो संबंध होते हैं और यही आपको अपने उत्तर में लिखना है। अगला प्रश्न क्रमांक 12 कहता है प्रतिचुंबकीय एवं अनुचुंबकीय पदार्थ में कोई तीन अंतर लिखिए। तीन अंतर लिखना है, ठीक है। तो फिर से अपने उत्तर पुस्तिका के पेज को दो भागों में बांट लीजिए। एक अर्ध भाग में प्रतिचुंबकीय पदार्थ और दूसरे अर्ध भाग में अनुचुंबकीय पदार्थ, ये लिख लीजिए। अब इन दोनों पदार्थों में आप जो जो अंतर जो जो भिन्नता जानते हैं वो एक एक करके लिखिए, ठीक है। पहला तो हम परिभाषा से ही दे देते हैं, क्या है, ये चुंबक के द्वारा क्षीण रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है, जो चुंबक से थोड़ा सा प्रतिकर्षित होते हैं, उनको प्रतिचुंबकीय कहते हैं। यहाँ क्या हो गया, ये चुंबक के द्वारा क्षीण रूप से आकर्षित होते हैं। जैसे आप चुंबक के आगे लोहा रखोगे तो प्रबल रूप से आकर्षित होता है, ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर बहुत हल्का सा आकर्षित होता है, इसलिए हमने कहा कि क्षीण रूप से आकर्षित होता है। दूसरा अंतर, इनका चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होता है। ये भी आपने पढ़ा है, प्रतिचुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होता है जबकि अनुचुंबकीय पदार्थों का धनात्मक होता है। ये दूसरा अंतर आ गया। इनका सापेक्ष चुंबकशीलता एक से कम होता है। सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू आर जिसके दिखाते हैं आप, उसका मान एक से कम होगा और इनका सापेक्ष चुंबकशीलता एक से अधिक होता है। ये भी दोनों में अंतर आ गया। तो ये तीन अंतर हमने यहाँ पर लिखे हैं। और भी अंतर हमको मालूम है, आपको भी मालूम है, लेकिन केवल तीन ही अंतर पूछा गया है, तो तीन ही अंतर आपको लिखने हैं, उससे ज्यादा नहीं। अगला प्रश्न क्रमांक 13, 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में कौन अधिक खतरनाक है और क्यों। यानी आपको यदि 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा दी जाए और 220 वोल्ट का दिष्ट धारा दिया जाए तो दोनों में से कौन ज्यादा खतरनाक होगा और क्यों होगा, यह भी आपको यहाँ पर समझाना है। तो इसका उत्तर है कि प्रत्यावर्ती धारा अधिक खतरनाक होता है। दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा अधिक खतरनाक होता है। क्यों होता है, हम कारण समझा दे रहे हैं। क्योंकि यदि वी आर एम एस बराबर 220 वोल्ट, अब प्रत्यावर्ती में तो दिया गया वोल्टेज जो है वो आरएमएस वोल्टेज माना जाता है। तो यहाँ पर जो दिया गया वोल्टेज 220 वोल्ट है वो आरएमएस वोल्टेज हुआ। तो शीर्ष वोल्ट कितना मिलेगा, तो शीर्ष वोल्ट वी जीरो बराबर वर्गमूल 2 गुणित आरएमएस वोल्टेज, ये भी आपको मालूम है। तो वर्गमूल 2 का मान 1.414 गुणित वी आर एम एस का मान 220 वोल्ट, हल करने पे आ गया 311। अब हमको ये भी मालूम है कि एसी जो है माइनस वी जीरो से लेके प्लस वी जीरो के बीच में बदलता है, ठीक है। एक एसी जो है इस प्रकार से बदलता है, ये आपका प्लस वी जीरो और ये हो गया माइनस वी जीरो, यानी कि ये ऋण 311 और ये धन 311, इनके बीच में इसका परिवर्तन होता है। वही बात हम यहाँ पर कह रहे हैं। अतः प्रत्यावर्ती धारा ऋण 311 वोल्ट से प्लस 311 वोल्ट तक परिवर्तित होता है। अतः कुल विभवांतर बराबर 311 में ऋण 311 को घटा देंगे तो क्या मिला, 622 वोल्ट। अर्थात 220 वोल्ट का आरएमएस वोल्ट का जो एसी है वहां कुल विभवांतर आपको मिलेगा 622 वोल्ट का। जबकि डीसी में, जबकि दिष्ट धारा में कुल विभवांतर 220 वोल्ट ही होगा, वहां तो निश्चित होता है, नियत होता है। तो अब देखो दोनों में से कौन सा विभवांतर ज्यादा मिला, वही ज्यादा खतरनाक है। अतः अधिक विभवांतर के कारण प्रत्यावर्ती धारा अधिक खतरनाक होता है। ये इसका उत्तर हुआ। अब हम अगले प्रश्न में आते हैं, नंबर 14 नीचे दिए गए तरंगों की तरंग लंबाई निम्नानुसार है, उन तरंगों के नाम एवं एक उपयोग लिखिए। तरंग दिए हुए हैं 1 एंगस्ट्रॉम का, 7500 एंगस्ट्रॉम का, 4000 एंगस्ट्रॉम का, ये तीन तरंग इधर दिए हैं। ये कौन सा तरंग होगा, कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग होगा, उसका नाम बताना है और उसका एक उपयोग बतलाना है। तो देखिए उत्तर, पहला हमको दिया है लैम्डा बराबर 1 एंगस्ट्रॉम, ये जो है ये एक्स किरण का तरंग दैर्ध्य होता है। तो इस विद्युत चुंबकीय तरंग को हम एक्स किरण कहते हैं,
ये नाम हो गया। उपयोग चिकित्सा में, फ्रैक्चर, बीमार आर्गन, शरीर के भीतर पत्थर इत्यादि मालूम करने में इसका उपयोग होता है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, भली भांति जानते हैं। दूसरा दिया है लैम्डा बराबर 7500 एंगस्ट्रॉम। ये जो है दृश्य क्षेत्र के आगे है, जिसको आप अवरक्त के नाम से जानते हैं, तो इसे अवरक्त तरंग कहते हैं। ये अवरक्त तरंग के क्षेत्र में आ रहा है। उपयोग सौर उष्मा एवं सौर कुकर में ये उष्मा उत्पन्न करने के काम में आते हैं। अगला दिया है लैम्डा बराबर 4000 एंगस्ट्रॉम। आपको मालूम है कि दृश्य क्षेत्र का प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है, इसलिए हमने इसका नाम दिया। इसे दृश्य प्रकाश कहते हैं और इसका उपयोग किसी स्थान को प्रकाशित करने में, हम अपने कमरे को प्रकाशित करते हैं, है ना, किसी भी स्थान को प्रकाशित करने में इसका हम उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 15, निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति दूर दृष्टि के लिए ऋणेक डायोप्टर क्षमता का चश्मा उपयोग कर रहा है। अधिक आयु होने पर उसे अलग से धन 2 डायोप्टर क्षमता की आवश्यकता होती है, स्पष्ट कीजिए। एक व्यक्ति है जिसका जिसके आंख में निकट दृष्टि दोष है। आपको मालूम है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देते, तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए अर्थात दूर दृष्टि के लिए उसने क्या किया है, एक डायोप्टर क्षमता का उपयोग कर रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए। अधिक आयु होने पर प्राय व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष हो जाता है ना? ये प्राय अधिकांश व्यक्तियों में अधिक उम्र होने पर ये दोष उत्पन्न होता है, उसकी आंख में दोष आता है, जरा दृष्टि। क्योंकि अधिक आयु पर सिलियरी मांसपेशियां कमजोर हो जाते हैं। जैसे शरीर के अन्य मांसपेशियां कमजोर होती है आयु के साथ, वैसे ये भी कमजोर हो जाते हैं, जिससे वे नेत्र लेंस पर उचित दबाव नहीं डाल पाते। सिलियरी मांसपेशियों का क्या कार्य है, नेत्र लेंस पर दबाव डालना, उसकी मोटाई को बदलना, उसकी फोकस दूरी को बदलना, ताकि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बने, यही उसका काम होता है। लेकिन अभी ये काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, जिससे वे नेत्र लेंस पर उचित दबाव नहीं डाल पाते, और इसी प्रकार आवश्यक होने पर लेंस पर डाले गए दाब को हटा भी नहीं पाते। यानी दाब या तो ठीक से डाल नहीं पाते, और दाब डाल भी दिया तो जरूरत पड़े तो उसको रिमूव करना है, हटाना है, तो ठीक से हटा भी नहीं पाते। और इसलिए ऐसे व्यक्ति को दूर तथा पास दोनों ही वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। जरा दृष्टि वाले व्यक्ति को न तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है, न पास का। अब दूर की वस्तुओं के लिए तो वह ऋणिक डायोप्टर क्षमता का चश्मा उपयोग कर रहा है, लगा ही रहा है। हाँ, अब उसे क्या चाहिए, पास की वस्तुओं के लिए उसको एक अलग से चश्मे की आवश्यकता पड़ेगी। मान लेते हैं कि उसका चश्मे का जो पावर है, शक्ति है, वो +2 डायोप्टर के चश्मा की अब आवश्यकता हो, पास की वस्तुओं को देखने के लिए अब इसकी जरूरत पड़ेगी। तो कारण क्या है इसका, जरा दृष्टि के कारण ऐसा होता है। अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न क्रमांक 16। एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक वर्गमूल 2 है और अपवर्तन कोण 60 अंश का है, तो उसके लिए आपतन कोण आई तथा न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए कि प्रश्न में हमको क्या क्या दिया है, एक लिस्ट बना लेते हैं। हमको दिया है म्यू बराबर वर्गमूल 2, और हमको दिया है ए, अपवर्तक कोण माने प्रिज्म का कोण का कहते हैं, जिसको हम ए से दिखलाते हैं। ए बराबर दे रखा है 60 अंश। क्या ज्ञात करना है वो भी हमने लिख लिया, आई ज्ञात करना है, आपतन का कोण, और न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम, ये दो मान हमको ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम प्रिज्म के सूत्र में आ जाए कि म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बटे साइन ए बाई 2, ये सूत्र आपको सबको अच्छे से याद है। अब यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, म्यू का मान दिया है वर्गमूल 2, वो रख दिया, ए का मान दिया है 60, वो रख दिया, दोनों जगह रख दिया। ठीक है, थोड़ा सा हल करें तो हमको क्या मिल रहा है, साइन 60 धन डेल्टा एम बटा 2, मैंने इसको एक तरफ रखा। ये साइन 60/2 यानी 2 यानी कि साइन 30 हो गया, साइन 30 को मैंने इधर गुना कर दिया, तो वर्गमूल 2 गुणित साइन 30, साइन 30। अब साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, वो रख दिया, तो वर्गमूल 2 गुणित 1/2। और वर्गमूल 2 से 2 को काटोगे तो वर्गमूल 2 नीचे बचेगा, 1/वर्गमूल 2। और साइन के केस में 1/वर्गमूल 2 जो है वो 45 डिग्री के लिए होता है, तो 1/वर्गमूल 2 का मान मैंने रख दिया साइन 45।
अब दोनों तरफ साइन है तो दोनों तरफ के कोण भी बराबर होंगे, तो मैंने कोण को बराबर कर दिया। इधर था 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2, इधर था 45, ये बराबर होंगे। फिर यह गुणा कर दो, तो 60 धन डेल्टा एम बराबर 90, तो डेल्टा एम बराबर 30 डिग्री। एक मान हमको मिल गया कि न्यूनतम विचलन का कोण जो है वो 30 डिग्री होना चाहिए। अब हम प्रिज्म के सूत्र में आ जाते हैं। तो किसी भी प्रिज्म के लिए I1 प्लस I2 बराबर ए प्लस डेल्टा होता है। I1 हो गया आपतन कोण, I2 हो गया निर्गत कोण, डेल्टा हो गया विचलन। अब न्यूनतम विचलन की स्थिति में I1 I2 दोनों बराबर होते हैं, हमने I मान लिया, और डेल्टा बराबर डेल्टा एम होता है। ये सारे मान यहाँ पर रख देते हैं, तो I1 की जगह I, I2 की जगह भी I, और डेल्टा की जगह हमने रख दिया डेल्टा एम। ठीक है। अब इसको हल करके हमको I का मान ज्ञात करना होगा, तो I और I जोड़ लिया तो कितना हो गया 2I, बराबर A का मान तो दिया है 60, डेल्टा एम का मान हमने निकाला अभी 30, दोनों को जोड़ा तो हो गया 90, तो I बराबर हमको मिल गया 45। और ये इस प्रश्न के उत्तर है कि डेल्टा एम का मान 30 और I का मान होगा 45 डिग्री। दो बातें पूछी थी, दोनों का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब हम अगले प्रश्न नंबर 17 पे आ रहे हैं। 17, एक प्रकाश विद्युत सेल के लिए देहली आवृत्ति 5 गुणित 10 का घात 14 हर्ट्ज है। यदि उस पर 6 गुणित 10 का घात 14 हर्ट्ज का प्रकाश आपतित हो, तो पहला पूछा है इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगी कि नहीं, यानी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कि नहीं। दूसरा दिया है आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएं तो क्या होगा, यानी प्रकाश जो हम डाल रहे हैं वो ज्यादा मात्रा में डालें तो क्या होगा। तीव्रता बढ़ाना माने प्रकाश की मात्रा बढ़ा देना। और तीसरा पूछ पूछ रहा है, इसका भी उत्तर हमको देना है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति 7 गुणित 10 का घात 14 हर्ट्ज करेंगे। पहले कितना था 6 गुणित 10 का 14, अब उसको बढ़ा के हमने कर दिया 7 गुणित 10 का 14 करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा ये हमको बतलाना है। तो हमको दो बातें दिया हुआ प्रश्न में, एक तो दिया है देहली आवृत्ति जिसको न्यू जीरो से दिखाते हैं 5 गुणित 10 का घात 14 हर्ट्ज, और दूसरा आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू, ये दिया है 6 गुणित 10 का घात 14 हर्ट्ज। दोनों की तुलना करो तो आपको मिलेगा कि न्यू बड़ा है न्यू जीरो से, और हमको मालूम है कि जब भी आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से बड़ी होती है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। तो पहले भाग का उत्तर आ गया, क्योंकि न्यू बड़ा है न्यू जीरो से अतः इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। राइट। दूसरा, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, ज्यादा प्रकाश डालोगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और तीसरा, आपतित प्रकाश की आवृत्ति 7 गुणित 10 का घात 14 हर्ज करने पर पूर्व की अपेक्षा आपतित आवृत्ति अधिक होगी। पहले 6 गुणित 10 का 14 किया था, अब 7 गुणित 10 का 14 कर रहे हैं, आवृत्ति अधिक होगी, इसलिए फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक है। जितनी ज्यादा ऊर्जा के फोटोन डालेंगे इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा उतनी ज्यादा हो जाती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। ये रहे इस प्रश्न के उत्तर। अगला प्रश्न क्रमांक 18, एक रेडियो एक्टिव नाभिक का अर्ध आयु काल 60 दिन है, तो 180 दिन बाद उसकी कितनी मात्रा शेष रहेगी। ये रेडियो एक्टिविटी के ऊपर एक प्रश्न हमको दिया हुआ है। उत्तर देखें कैसे लिखेंगे आप। हमको दिया है कि TH, एच माने हाफ, अर्ध आयु, तो अर्ध आयु बराबर दिया है 60 दिन, और कुल समय जो है स्मॉल टी से दिखाते हैं ये 180 दिन। तो टी समय के बाद, स्मॉल टी समय के बाद जो शेष नाभिक बच रहते हैं हम इस सूत्र से देते हैं, एन बराबर N0 1/2 का घात टी बटा टी एच, टी बटा टी एच। ठीक। तो एन बराबर N0 1/2, ये तो सब वही का वही रहेगा। अब स्मॉल टी का मान 180 और टी एच का मान 60, तो 180/60 हल करने पर आ गया घात 3, 1/2 का घात 3, और 1/2 का घात 3 करेंगे तो मिलेगा 1/8, अर्थात N0/8 इतना बचेगा। तो 180 दिन के बाद प्रारंभिक मात्रा का 1/8वां भाग शेष रहेगा। ये आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगले प्रश्न में आते हैं 19। क्या कहता है,
लाइमन बामर और पास्टन श्रेणी किस प्रकार के प्रकाश के अंतर्गत आते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन को किस कक्षा से किस कक्षा में जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर से एक प्रश्न आ गया। ये सारे श्रेणी के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, एक एक करके लिखते जाइए, और जो पूछा है बस उतना ही लिखना है, उससे ज्यादा नहीं। लाइमन श्रेणी क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च कक्षा से प्रथम कक्षा में जाता है, किसी ऊपर वाली कक्षा से पहली कक्षा में जाता है, तब लाइमन श्रेणी उत्सर्जित होता है, प्रथम कक्षा में जाता है। इस श्रेणी के स्पेक्ट्रम पराबैंगनी क्षेत्र में आते हैं, ये भी आपको मालूम है। दूसरा बामर श्रेणी, इसमें इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च कक्षा से दूसरे कक्षा में आता है, इस श्रेणी के स्पेक्ट्रम दृश्य प्रकाश क्षेत्र में आते हैं। और तीसरा पाश्चन श्रेणी, इसमें इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च कक्षा से तीसरे कक्षा में जाता है, इस श्रेणी के स्पेक्ट्रम है अवरक्त क्षेत्र में आते हैं। ये सब आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बस इतना ही पूछा था, इतना ही हमको यहाँ पर लिखना है। अगला प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है, नीचे दिए गए चित्र में संयोजित गेट को पहचानकर उसका नाम, संयोजित परिपथ का बूलियन व्यंजक एवं उसकी सत्यमान सारणी बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम निर्गत सिग्नल का बूलियन व्यंजक लिख लेते हैं। तो दिए गए संयोजन में निर्गत सिग्नल का बूलियन व्यंजक आ गया y बराबर, देखिए इसमें दो इनपुट हैं, दो निवेशी सिग्नल आपको देना है। तो पहले में आपने ए दिया है, दूसरे में भी ए दिया है, और किसको दिया है, एंड गेट को दिया है। तो पहले इनके बीच में एंड लगेगा, यानी डॉट लगेगा, तो ए डॉट ए, और फिर आगे गोला है, ये नॉट को दिखलाता है, नॉट यानी कि बार, तो उसके बाद उसके ऊपर बार लग जाएगा, तो ए डॉट ए का बार। अब ए डॉट ए ये बराबर तो ए ही होता है, और इसलिए ए डॉट ए की जगह हम ए रखेंगे, उसके ऊपर का बार। तो वाई क्या मिला, ए का बार, यहाँ से हमने ए भेजा और वहां से हमको ए का बार मिल रहा है, अर्थात ये तो नॉट गेट बन गया, और इससे हमारा उत्तर हो गया कि अतः यह संयोजन नॉट गेट है। इसका सत्यमान सारणी निम्नानुसार होगा, ये सत्यमान सारणी तो आप जानते ही हैं। यदि शून्य स्थिति में है, लेवल पर है, तो y एक लेवल पर होगा, और a एक लेवल पर है तो y शून्य लेवल पे मिलता है। ठीक, ये इस प्रश्न का उत्तर हुआ। अगला प्रश्न क्रमांक 21, ट्रांजिस्टर के कोई दो उपयोग लिखिए एवं ट्रांजिस्टर का स्विच की तरह उपयोग का नामांकित विद्युत परिपथ बनाइए। ठीक है, ये प्रश्न था, हमें ट्रांजिस्टर के दो उपयोग लिखने हैं। तो ट्रांजिस्टर के दो उपयोग में पहला है स्विच की भांति, हम इसका उपयोग ऑन ऑफ स्विच के समान करते हैं, आपने पढ़ा है, तो ये पहला उपयोग हो गया। और दूसरा उपयोग हो गया प्रवर्धक के रूप में, यानी किसी सिग्नल के वोल्टेज को बढ़ाने में हम इसका उपयोग करते हैं। तो दो उपयोग हो गए स्विच के समान, दूसरा हो गया प्रवर्धक के रूप में। दो उपयोग पूछा था, दो उपयोग लिख दिए। अब ट्रांजिस्टर का स्विच की तरह उपयोग का विद्युत परिपथ बनाना है। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर का, कौन सा ट्रांजिस्टर लिया हमने, एनपीएन ट्रांजिस्टर का स्विच की तरह उपयोग करने के लिए विद्युत परिपथ है, केवल विद्युत परिपथ बनाना है और उसे नामांकित भी करना है। तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर के आधार से हमने एक प्रतिरोध जोड़ा, प्रतिरोध से ये अभिनति देने वाली बैटरी जोड़ी, और बैटरी को फिर ये उत्सर्जक से जोड़ दिया। ये ध्यान देना कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में काम होता है। तो उत्सर्जक यहाँ पर उभयनिष्ठ रहेगा, वही आधार से जुड़ेगा, वही संग्राहक से जुड़ेगा। ठीक है ना, ये पूरा काम हो गया। ठीक, अब इधर देखिए, संग्राहक परिपथ में मैंने क्या किया, एक प्रतिरोध इधर भी डाल दिया आरसी, और अभिनति देने वाली बैटरी जोड़ दिया। बैटरी कैसे जोड़ेंगे, याद रखना कि उत्सर्जक हमेशा अग्र अभिनति में होता है, उत्सर्जक एन प्रकार का है, तो बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ेगा, तो ऋण ध्रुव से जोड़ दिया। संग्राहक हमेशा व्युत्क्रम अभिनति में होता है, इसलिए हमें उसे, ये एन प्रकार का संग्राहक है, तो बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ रखा है। ठीक है, ये जो अभिनति है बिल्कुल उचित होना चाहिए, और बाकी तो प्रतिरोध वगैरह हमने जोड़ दिया। ठीक है, इस बैटरी को हमने नाम दे दिया VBB, इस बैटरी को हमने नाम दे दिया VCC। ठीक है, आधार और उत्सर्जक के बीच का विभवांतर यहाँ पर VBE है,
संग्राहक और उत्सर्जक के बीच का कुल विभवांतर यहाँ पर VCE है। ठीक है ना। अब अपने निवेशी वोल्टेज हम यहाँ डालते हैं निवेशी परिपथ में, और वहां से हमको निर्गत वोल्टेज मिलता है। ठीक है ना। और ये जो निर्गत वोल्टेज है यही हमारा ऑन ऑफ होता है। ठीक है। अब इसको नामांकित करना था तो इसमें हमने सब नामांकित कर दिया है। यहाँ पर क्या लिखा, VBB, यहाँ लिखा VI, RB, IB, IE, IC, VCC, RC और VCE, और निर्गत वोल्टेज को हमने नाम दे दिया VO। इन्हीं सबको यहाँ पर स्पष्ट करना है। तो VBB क्या हो गया, आधार उत्सर्जक परिपथ को अभिनति देने वाली बैटरी। VCC क्या हो गया, संग्राहक उत्सर्जक परिपथ को अभिनति देने वाली बैटरी। RB क्या है, वो आधार से लगा हुआ प्रतिरोध, ये निवेशी प्रतिरोध। RC क्या है, निर्गत प्रतिरोध। VCE क्या है, संग्राहक एवं उत्सर्जक के बीच का वोल्टेज। VI क्या है, निवेशी वोल्टेज। VO क्या है, निर्गत वोल्टेज। ये आपका नाम आ गया। वहीं पर नाम नहीं लिखना, चित्र में नाम नहीं लिखते, अलग से लिखते, इस तरह से उसको संकेत में दे दो और उन संकेतों का अर्थ यहाँ पर स्पष्ट कर दो। ये आपका नामांकित चित्र बन जाता है। ठीक? हम आते हैं अगला प्रश्न नंबर 22। कहता है 10 किलो हर्ज आवृत्ति तथा 10 वोल्ट शिखर वोल्टता के संदेश सिग्नल यानी मैसेज सिग्नल का उपयोग किसी 1 मेगा हर्ज आवृत्ति तथा 20 वोल्ट शिखर वोल्टता की वाहक तरंग के साथ किया गया है। तो मॉड्यूलन सूचकांक तथा उत्पन्न पार्श्व बैंड ज्ञात कीजिए। ठीक है? तो चलिए, ये एक आंकिक प्रश्न है, हमें उचित सूत्रों का चयन करना है और उसमें दिए गए मान रख करके उसको हल करना है। तो हमको क्या दिया है, मॉड्यूलित तरंग की आवृत्ति ये दिया है 10 किलो हर्ज, अर्थात 10 गुणित 10 का घात 3 हर्ज। आगे चल के आप इसको 10 का घात 4 हर्ज कर सकते हो। AM यानी कि मॉड्यूलित तरंग का आयाम शिखर मान ये दिया है 10 वोल्ट। VC यानी कि वाहक तरंग की आवृत्ति ये 1 मेगा हर्ज है, और मेगा का मतलब 10 का घात 6 हर्ज, और इसका आयाम इसका शिखर वोल्टता AC ये हमको दिया है 20 वोल्ट। ये दिया। अब पूछा है मॉड्यूलन सूचकांक। तो मॉड्यूलन सूचकांक जिसको हम प्रायः म्यू से दिखाते हैं बराबर होता है AM बटा AC। AM का मान 10 वोल्ट है, AC का मान 20 है, यानी 1/2। ये हो गया मॉड्यूलन सूचकांक 1/2। आप चाहे तो 0.5 भी कर सकते हैं। दूसरा दिया है, पूछा है पार्श्व बैंड। हमको मालूम है कि पार्श्व बैंड होते हैं न्यूसी माइनस न्यूएम और न्यूसी प्लस न्यूएम। ठीक है ना। ये इनको कहा, इनको हम पार्श्व बैंड कहते हैं। तो न्यूसी का मान न्यूएम का मान मैंने रख दिया 10 का घात 6 ऋण 10 का घात 4, और उसी तरह इधर हो गया 10 का घात 6 धन 10 का घात 4। अंतर और योग, 10 के घात 4 को मैंने कॉमन लिया तो 10 का घात 2 ऋण 1, यहाँ भी 10 का घात 4 को कॉमन लिया तो 10 का घात 2 धन 1। ओके, 10 का घात 2 को हल किया तो 100 आ गया, तो 10 का घात 4 गुणित 100 ऋण 1, वहां हो गया 10 का घात 4 गुणित 100 धन 1। 100 में घटाया तो 99 गुणित 10 का घात 4 हर्ट्ज, वहां जोड़ा तो 101 गुणित 10 का घात 4 हर्ट्ज। ये हमारे पार्श्व बैंड मिल रहे हैं। ठीक है, 10 का घात 6 के पदों में लिखें तो आ जाएगा 0.99 गुणित 10 का घात 6 हर्ट्ज, एक पार्श्व बैंड मिला, और दूसरा आ गया 1.01 गुणित 10 का घात 6 हर्ट्ज। ये हो गए इस मॉड्यूलन के पार्श्व बैंड। ठीक, और यही दो बातें यहाँ से पूछी गई थी, दोनों का हल, दोनों का उत्तर हमने ज्ञात कर लिया है। तो इस तरह से खंड स हमारा कंप्लीट हुआ। यह सबसे बड़ा खंड था, 12 प्रश्न रहते हैं इसमें। अब आते हैं खंड द। निर्देश पढ़िए। इस खंड में केवल एक प्रश्न है जिसमें आंतरिक विकल्प मौजूद है। इस प्रश्न पर 4 अंक आवंटित हैं। ये 4 अंक वाला प्रश्न है, अर्थात ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न होगा। ठीक है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न 23वां प्रश्न क्रमांक 23 है। शिक्षक एक बल्ब तथा सरल कुंडली प्रेरक एक कुंजी सहित चित्रानुसार AC स्रोत से जोड़े और स्विच को बंद कर दिया गया, और कुछ समय पश्चात एक विद्यार्थी को लोहे के छड़ अर्थात प्रेरक कुंडली के अंदर प्रविष्ट करने को कहते हैं। तो हमारा परिपथ हो गया।
ये बल्ब है, ये प्रेरक कुंडली है, ये स्रोत है और ये स्विच है। पहला कहता है उपरोक्त स्थिति के आधार पर निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पहला है छड़ को प्रविष्ट कराते समय बल्ब की चमक किस प्रकार परिवर्तित होगी। यहाँ पर एक चीज जरा मैं बतला दूं, यहाँ लिखा है स्विच को बंद कर दिया जाता है। अधिकांश बच्चे समझते हैं कि स्विच को बंद करना है यानी स्विच को ऑफ कर दिया है। वो ऐसा नहीं होता। बंद करने का मतलब इनको दोनों को आपस में जोड़ दिया, और जब आपस में जोड़ दिया तो स्विच ऑफ का ऑन हो गया। तो स्विच को बंद करने का मतलब है स्विच को ऑन कर दिया है, यानी परिपथ में करंट बह रहा है, धारा बह रही है। उस आधार पे आपको उत्तर देना है। तो पहला है छड़ को प्रविष्ट कराते समय बल्ब की चमक किस प्रकार परिवर्तित होगी, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। दूसरा भाग इसका कहता है शिक्षक विद्यार्थी में किन किन मूल्यों को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, प्रयास कर रहा है। तो चलिए देखते हैं अब इसका उत्तर किस प्रकार से आएगा। प्रेर है ना, पहला भाग कि हमने लोहे की छड़ डाला तो चमक में क्या परिवर्तन आएगा वो बतलाना है। तो पहला भाग में है प्रेरक कुंडली के अंदर लोहे की छड़ को प्रविष्ट कराने पर प्रतिघात बढ़ेगा। जो कुंडली है, प्रेरण कुंडली है, उसका प्रतिघात यानी उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, जिससे परिपथ में प्रवाहित धारा में कमी होगी। प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटेगा निश्चित है। और धारा के घटने से बल्ब की चमक, यहाँ पर क छूट गया है, चमक कम होगी। बल्ब की चमक कम होगी। ठीक है, पहले भाग का उत्तर। चमक में क्या होगा तो हमने दे दिया कि चमक कम होगी। अगले भाग में कहता है कि कौन कौन से मूल्यों को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। तो शिक्षक विद्यार्थी में निम्नलिखित मूल्यों को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। पहला, किसी भौतिक घटना को प्रयोग के द्वारा प्रदर्शित करना। ठीक है, यहाँ पर एक भौतिक घटना हुई, बल्ब की चमक कम हो जाती है, हम पढ़ाते हैं, आप पढ़ते हैं, हम उसको प्रयोग करके वास्तव में देख रहे हैं। तो प्रयोग के द्वारा उसको हम प्रदर्शित करने का मूल्य उसमें विकसित कर रहे हैं। दूसरा है भौतिक शास्त्र के सिद्धांत को प्रयोग के द्वारा सत्यापित करना। ठीक है ना। इस प्रयोग से यह सिद्ध हुआ कि कुंडली के भीतर यदि हम लोहे की छड़ प्रविष्ट कराएं तो उसका प्रतिघात बढ़ता है। प्रतिघात बढ़ने के का पीछे कारण है उसका प्रेरकत्व बढ़ जाता है। तो ये सत्यापित भी हो गया। तीसरा था वैज्ञानिक सोच को विकसित करना, है ना। विद्यार्थी ने जो पढ़ा है उसको वैज्ञानिक तरीके से वो प्रयोग करके देखने की कोशिश कर रहा है, एक प्रयोग बनाने की कोशिश कर रहा है, अर्थात वैज्ञानिक सोच उसमें विकसित होगी। और चौथा है वैज्ञानिक प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की धारणा को विकसित करना, कि विज्ञान के जो प्रश्न है उनका उत्तर ढूंढने में वो सहायक हो रहा है। ठीक। अब हम आते हैं खंड ई, ये अंतिम खंड है, इसका निर्देश पढ़ लीजिए। इस खंड में कुल 3 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 5-5 अंक आवंटित हैं। ये सबसे ज्यादा अंक वाले प्रश्न हैं और इसलिए ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। आपको अपने प्रश्न का उत्तर पूरे विस्तार से लिखना है, लेकिन याद रखना अनावश्यक बातें बिल्कुल नहीं रखना है, बिल्कुल भी नहीं लिखना है। जितनी जरूरत हो विस्तार करने में हमें उतने का ही यहाँ पर उपयोग करना है, उतना ही लिखना है। तो प्रश्न पहले पढ़ते हैं। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यदि समतल चादर में तीव्रता तल से बाहर की ओर हो तो पृष्ठ घनत्व का मान धनात्मक होगा कि ऋणात्मक। यहाँ पर एक प्रश्न के 2 भाग हैं। आप देख रहे हैं कि प्रश्न पढ़ते ही समझ में आ गया कि ये तो गॉस प्रमेय पर आधारित प्रश्न है और समतल चादर, आवेशित समतल चादर का ये प्रश्न है। तो हमने पहले एक चित्र बना लिया। ये अनंत आवेशित समतल चादर है, अर्थात इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है, इसकी चौड़ाई भी बहुत ज्यादा है, ये मान के चल रहे हैं। और इससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां हमको क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, हमने यही लिखा है यहाँ पर। माना आवेश के अनंत समतल चादर पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा कुलाम प्रति वर्ग मीटर है। इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी पर क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, हमने चित्र को
एक्सप्लेन किया है, चित्र की व्याख्या की, ठीक है, कि आर क्या है, पी क्या है, ये सब हमने यहाँ पर बतला दिया। चादर के लंबवत एक बेलन की इस प्रकार रचना की कि बिंदु पी उसके समतल पृष्ठ पर स्थित हो। तो ये चादर के लंबवत एक बेलन बनाया, इस तरह से बेलन बनाया कि ये बिंदु पी जो है इसके समतल पृष्ठ पर आ जाए, इस तरह से बनाया। फिर बेलन को चादर के दूसरी ओर इतने ही लंबाई के लिए बढ़ाया तो दूसरे समतल पृष्ठ पर उतनी ही दूरी आर दूरी पर एक बिंदु पी डैश प्राप्त होता है, ठीक है। इस बेलन को हम पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं, जितना ये आगे था आर उतना ही हमने पीछे बढ़ा दिया आर, तो हमको यहाँ पर भी एक समतल पृष्ठ मिलेगा बेलन का। भाई बेलन के दो समतल पृष्ठ होते हैं, वहां बिंदु पी था तो यहाँ बिंदु पी डैश आ गया, ठीक है। दोनों की दूरी बराबर है, ध्यान देना, चादर से जितनी दूरी पर पी है चादर से उतनी दूरी पर पी डैश भी है। इसलिए पी पर यदि विद्युत क्षेत्र ई है तो पी डैश पर भी विद्युत क्षेत्र ई ही होगा, दोनों जगह समान क्षेत्र बनेगा क्योंकि दूरी असमान है। प्रश्न के लिए यह बेलन ही इस प्रश्न के लिए यह बेलन ही गॉसियन सतह का कार्य करता है। ये जो बेलन हम लोग मिला है यही हमारा गॉसियन सतह है। अतः गॉस सतह से संबद्ध विद्युत फ्लक्स फाई बराबर, पहले में कितना होगा, क्षेत्र की तीव्रता गुणित क्षेत्रफल। तो क्षेत्र की तीव्रता हमने ई माना है, क्षेत्रफल मान लेते हैं ए है। दूसरे का भी हो जाएगा ई गुणित ए बराबर 2 ई ए। हमने यहाँ पर ए अचानक से लिख दिया है, इसके पहले हम लोगों ने इसकी कोई व्याख्या नहीं की है, कोई जानकारी नहीं दी है। ऐसी स्थिति में उसको हम बाद में एक्सप्लेन कर देते हैं, यहाँ पर हमने किया है। जहाँ ए बेलन के समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये क्या है, बेलन के समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल है, हमने बता दिया, ठीक। अब देखिए घास सतह के भीतर स्थित कुल आवेश Q बराबर होगा सिग्मा ए। फिर से हम आ जाते हैं अपने चित्र में। ये जो पूरा बेलन है, इस बेलन के भीतर इतने एरिया का, इतनी एरिया में जो ये चादर के ऊपर जो बना हुआ है गोल, इतनी एरिया में जितना भी आवेश होगा वही हमारे गॉस सतह के भीतर होगा। तो इकाई क्षेत्रफल पर, ये पृष्ठ घनत्व अर्थात इकाई क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा है, तो इसका क्षेत्रफल तो ए है। तो ए क्षेत्रफल पर कितना आवेश होगा ये इसकी हमने गणना की है। तो गॉस सतह के भीतर स्थित कुल आवेश क्यू बराबर सिग्मा ए हुआ। अतः गॉस प्रमेय के अनुसार गॉस सतह से संबद्ध विद्युत फ्लक्स फाई बराबर आवेश बटा एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। ये जीरो जो है नीचे समझना, नीचे है एप्सिलॉन जीरो, और क्यू का मान रख दिया सिग्मा ए बटा एप्सिलॉन। अब समीकरण एक और समीकरण दो की हम तुलना कर लेते हैं। समीकरण एक क्या बता रहा है, फाई का मान 2 ई ए। समीकरण दो क्या बता रहा है, फाई का ही मान सिग्मा ए बटा एप्सिलॉन जीरो। इन दोनों की हम तुलना करें तो हमको मिल गया, हाँ ये यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है, 2 ई ए। समीकरण एक का बायां पक्ष देखिए, दायां पक्ष देखिए, वो 2 ई ए है। तो 2 ई ए बराबर सिग्मा ए बटा, ये मैंने कहा ना ये इधर नीचे रहेगा, एप्सिलॉन जीरो है, तो बराबर एप्सिलॉन जीरो। तो ई बराबर क्या मिलेगा, ए और ए तो कट गया, ये ए और ए कट गया, तो ई बराबर हमको मिल रहा है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन जीरो। ये जीरो आप नीचे मान के चलिएगा, एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र कि ई बराबर हमको मिलेगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन जीरो। यही हमको ज्ञात करना था, तो हमने इसे लिख दिया। यही अभिष्ट व्यंजक है, यही हमारा अभिष्ट व्यंजक है, जो आपने पूछा था यही उसका उत्तर है। अब कहता है यदि समतल चादर में तीव्रता तल से बाहर की ओर हो, बाहर की ओर है, तो पृष्ठ घनत्व का मान धनात्मक होगा, ठीक है। ये हमारा समतल है, और यहाँ से जो पृष्ठ जा रहा है वो बाहर की तरफ जा रहा है, इस तरह से विद्युत क्षेत्र जा रहा है पृष्ठ से बाहर की तरफ जा रहा है। तो हमको मालूम है कि धनावेश के द्वारा उत्पन्न क्षेत्र ही आवेश से दूर वाली दिशा में होता है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर धनावेश होगा।
तभी क्षेत्र की तीव्रता जो है वो बाहर की ओर मिलेगा। और इसलिए हमने इसका उत्तर दे दिया, तल से बाहर की ओर है तो पृष्ठ घनत्व का मान धनात्मक होगा। पृष्ठ घनत्व जो है वो धनात्मक होगा, प्लस सिग्मा होगा। ठीक? तो ये रहे हमारे इस प्रश्न के पूरे उत्तर। ठीक? मैं इतने को थोड़ा सा यहाँ पर और स्पष्ट लिख देता हूँ। 2 ये समीकरण 1 से मिला, बराबर सिग्मा ए बटा एप्सिलॉन जीरो, ये समीकरण नंबर 2 से मिला है। ए और ए हमने काट दिया, तो ई बराबर हमको बच रहा है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन जीरो। यही हमारा अभीष्ट व्यंजक है, यही हमारा अभीष्ट व्यंजक है। ठीक है, चलिए। अब जैसे कहा कि इसमें विकल्प होंगे, आंतरिक विकल्प होंगे, तो वो बनाओ अथवा ये बनाओ, दोनों में से कोई एक बनाना है। ठीक, तो चलिए, अथवा में क्या दिया हुआ है इसी प्रश्न का विकल्प। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव की गणना कीजिए। यदि द्विध्रुव को 90 डिग्री से घुमा दिया जाए तो विद्युत विभव का मान कितना होगा। ठीक है, तो ये हमारा द्विध्रुव हो गया, आवेश है ऋण क्यू धन क्यू, इनके बीच की दूरी है 2l, और इसके अक्ष पर द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है P। यही हमको विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो उस चित्र की हमने यहाँ पर व्याख्या की है। एक द्विध्रुव के आवेश ऋण क्यू और प्लस क्यू है, उनके बीच की दूरी 2l है, इसलिए द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्यू गुणित 2l हो गया। ये द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा आपको मालूम है। इसके अक्ष पर द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, तो P पर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत विभव, तो विद्युत विभव होता है, इसको हम V1 मान रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q बटा आर इन एल, Q बटा दूरी। ठीक है, तो इस बिंदु P का हम धन आवेश से दूरी निकालें तो दूरी इतनी आएगी। यहाँ तक की दूरी आपका R है, ये दूरी आधी दूरी आ गई, आपके द्विध्रुव की आधी दूरी आ गई L, तो पूरे R में से L घटाएंगे तो ये दूरी निकलता है। ठीक है, तो हम उसी सूत्र का उपयोग यहाँ पर कर रहे हैं कि विभव बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q बटा दूरी, तो दूरी आ गई R इन L। ठीक है, P पर ऋण क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव, वही सूत्र फिर उपयोग करेंगे। इसको हमने V2 मान लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। इस सूत्र में आवेश का मान पूरे चिन्ह के साथ लिखते हैं, तो आवेश का मान माइनस क्यू और दूरी हो गई R प्लस एल। तो कुल विभव कितना होगा, दोनों को जोड़ेंगे, V1 प्लस V2। तो V1 का मान रख दिया, V2 का मान रख दिया। यहाँ से जो उभयनिष्ठ निकल रहे हैं हमने उसको उभयनिष्ठ ले लिया है। तो क्या उभयनिष्ठ निकल रहा है, Q निकल रहा है 4 पाई एप्सिलॉन जीरो। ध्यान देना कि इसको एप्सिलॉन जीरो पढ़िएगा। ठीक है, तो Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन जीरो ये बाहर निकल गया, तो यहाँ से बचेगा 1/r इन एल, यहाँ से बचेगा 1/r धन एल, लेकिन नेगेटिव। ठीक है, आगे और हल किया तो Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन जीरो। अब इनका लघुत्तम ले लिया, लघुत्तम ले आने दोनों को गुणा कर दिया, तो आर वर्ग इन एल वर्ग, ये लघुत्तम आ गया, और घटाया तो ऊपर आ गया आर धन एल माइनस आर धन एल। आर और आर तो कट गए, काट दो उसको, तो क्या बचेगा, एल धन एल यानी 2l। तो यहाँ से मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू इधर ले रहा हूँ गुणित 2l, क्यू गुणित 2l बट आर वर्ग इन एल वर्ग। अब क्यू गुणित 2l हमने कहा है द्विध्रुव आघूर्ण, तो अर्थात P, तो उसकी जगह हमने यहाँ पर P रख दिया, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो P बटा आर वर्ग इन एल वर्ग, यानी हमने समीकरण 1 से मान रख दिया। तो यही हमारा अभीष्ट व्यंजक है, यही हमारा क्या है, इसी की हमको यहाँ पर उत्पत्ति देनी थी। हमने एक विशेष स्थिति यहाँ पर और ले लिया है कि L अर्थात द्विध्रुव की आधी लंबाई, R अर्थात बिंदु की दूरी की तुलना में बहुत छोटा हो, तो L वर्ग को R वर्ग की तुलना में नगण्य मान सकते हैं आप। नगण्य मान लिया यानी जीरो मान लो, तो L वर्ग की जगह जीरो रख दो, तो V बराबर क्या आ जाएगा, लगभग बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो P बटा आर वर्ग। ठीक है, ये विशेष स्थिति में ये सूत्र आएगा, ये हमेशा आएगा, जनरल है, जनरल सूत्र है ये।
किसी भी स्थिति में लगा सकते हो। ये विशेष स्थिति का सूत्र है। यदि हम इसकी इस शर्त को पूरा कर रहे हैं तब इस सूत्र का उपयोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है। अब अगले भाग और पूछा है कि यदि द्विध्रुव को 90 डिग्री से घुमा दिया जाए तो क्या होगा। तो हमने द्विध्रुव को 90 डिग्री से घुमा दिया, इस स्थिति में आ गई। अब बिंदु पी आप देख रहे हो कहाँ गया, इसके लंबार्धक पर आ गया। लंबार्धक पर आ गया तो धनावेश से इसकी दूरी और ऋणावेश से इसकी दूरी बिल्कुल बराबर हो गई, समान हो गई। ठीक है। तो बिंदु पी के आवेशों से दूरी क्या हो जाएगा, एपी बराबर बराबर बीपी बराबर वर्गमूल आर वर्ग एल। ये पाइथागोरस प्रमेय लगाए। ये एल का एल इतना है, इतना आर है, तो कर्ण कितना होगा, दोनों भुजाओं के वर्गों के योग का वर्गमूल वही लगा दिया। ठीक है। तो पी पर विभव कितना मिलेगा, 1/4πε0 प्लस क्यू बटा ए पी प्लस 1/4πε0 माइनस क्यू बटा बी। ठीक है। और एपी और बीपी तो बराबर है तो उनके हमने मान रख दिए। मान रखिए तो ये धनात्मक मान ये ऋणात्मक मान आपस में ठीक बराबर है, कैंसल हो गया तो क्या बचेगा, जीरो। जीरो। अतः द्विध्रुव को 90 डिग्री से घुमाने पर उस बिंदु पर, ये 90 लिखा ये पर है, उस बिंदु पर विभव शून्य होगा। उस बिंदु पर विभव जो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक। तो ये रहा इस प्रश्न का कंप्लीट उत्तर। आपको इतना लिखना है। याद रखिएगा यहाँ पर दो विकल्प थे, आप किसी भी एक को हल करेंगे, दोनों को नहीं, एक को हल करेंगे। ठीक। अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न क्रमांक 25। यदि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में परिभ्रमण कर रहा है तो उसके कारण उस चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक। ये हमारा एक परमाणु है, वो उसका नाभिक हो गया और इसके चारों तरफ, उस नाभिक के चारों तरफ आर त्रिज्या की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो परिक्रमा कर रहा है। ठीक है। यानी कक्षा की त्रिज्या आर है, उसी में इलेक्ट्रॉन जो है वो परिक्रमा कर रहा है। तो हमें इसके चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो माना इलेक्ट्रॉन आर त्रिज्या की कक्षा में न्यू, ये न्यू है, न्यू आवृत्ति से परिक्रमा कर रहा है। तो समतुल्य धारा यानी कोई आवेशित कण किसी वृत्त में घूमता है तो उसके कारण एक विद्युत धारा उस वृत्त में बहता है। उस धारा का मान होता है आई बराबर आवेश गुणित आवृत्ति। तो आवेश हो गया ई, इलेक्ट्रॉन है, आवृत्ति हमने न्यू मान रखा है, तो ई गुणित न्यू। अब यदि इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग v है, इलेक्ट्रॉन जो है उस कक्षा में v वेग से परिक्रमा कर रहा है, तो तो न्यू बराबर होता है v/2πr। ये सूत्र है, कक्षीय वेग और आवृत्ति में संबंध है। तो न्यू की जगह हम v/2πr रख सकते हैं। तो इस सूत्र में हमने, हाँ इस सूत्र में हमने न्यू की जगह हमने रख दिया v/2πr। v/2πr। अब धारावाही कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर दिया जाता है धारा गुणित कुंडली का क्षेत्रफल। ये भी सूत्र मालूम है, आई गुणित ए। तो आई का मान अभी हमने निकाला है ई गुणित v/2πr गुणित पाई आर का वर्ग। अब देखो पाई ऊपर नीचे से कट जाएगा, एक आर भी ऊपर नीचे से कट जाएगा, यानी नीचे में पाई आर दोनों कट गए तो दो बचेगा और यहाँ पर एक आर बच जाएगा। तो क्या आ गया ई वी आर। तो कुंडली का यानी कि परमाणु का जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो मिलेगा ई वी आर बटा दो। ठीक है। अब मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, तो परिक्रमा करते हुए इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है L बराबर दी जाती है एम वी आर से। यहाँ से मैं वी आर का मान निकाल लेता हूँ, तो वी आर का मान आ गया L/m, राइट। और इस वी आर की जगह में ये L/m रख देता हूँ, तो क्या आ जाएगा EL/2m। वो आ गया m का मान EL/2m। याद रखिएगा कि स्मॉल m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और कैपिटल M परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण है। ठीक है। अब यदि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु में घूम रहा है, मान लो यदि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु में घूम रहा है तो बोहर के सिद्धांत के अनुसार L बराबर होता है NH/2 पाई। तो L की जगह है ना, ये बोहर का
दूसरा अभिग्रहित है कि कोणीय संवेग जो है वो h बटा 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, और ये एक पूर्णांक है। तो एन एच बटा 2 पाई एल की जगह रख दिया, समीकरण 5 में रखो, तो देखो क्या मिल रहा है। एन एच, इस एल का मान पहले लिख रहे हैं, एन एच बटा 2 पाई, और यहाँ पर 2m पहले से था तो हो गया 4 पाई एम, और ई भी है वहाँ पर, इतना आ गया एन एच ई बटा 4 पाई एम। यहाँ एन को हम कहते हैं कक्षा की संख्या, कि इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में घूम रहा है कि दूसरे में, ये वही संख्या को यहाँ पर हमने एन से दर्शाया है, और यही हमारे इस प्रश्न के लिए अभिष्ट व्यंजक होगा। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब इसका विकल्प देखिए, इस प्रश्न के साथ हमको एक विकल्प दिया हुआ है। अथवा किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर दूरी के साथ उसकी तीव्रता परिवर्तन का ग्राफ प्रदर्शित करिए। ठीक है, तो हमने एक वृत्ताकार कुंडली ले ली जिसकी त्रिज्या है कैपिटल आर, बहने वाली धारा है आई, और इसके अक्ष पर केंद्र से एक्स दूरी पर कोई एक बिंदु है जहां चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक, वही हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो देखो उस चित्र की हम थोड़ी सी यहाँ पर व्याख्या कर दे रहे हैं। आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार कुंडली कागज के तल के लंबवत स्थित है, और अक्ष कागज के तल पर स्थित है ना। ये जो कुंडली है ऐसा रखा हुआ है, लंबवत, इस तरह से रखा हुआ कि आधा सर्कल, आधा वृत्त हमारे तरफ है, आधा वृत्त हमारे पीछे है, बोर्ड के पीछे है। तो केंद्र बोर्ड पर होगा और अक्ष भी इसमें बोर्ड पर होगा। ठीक है, कुंडली में प्रवाहित धारा आई है, इसके अक्ष पर डीएल लंबाई का एक अवयव लेते हैं, तो बायो सेवर्ट के नियमानुसार इस अवयव के कारण पी पर चुंबकीय क्षेत्र इतना मिलेगा। चलिए पहले वहां पर चित्र में चले। तो हमने ये आर एस, ये अवयव हमने लिया है जिसकी लंबाई डीएल है। ये हमारे बिंदु पी से आर वर्ग धन एक्स वर्ग के वर्गमूल दूरी पर स्थित होगा, है ना। पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इतनी दूरी निकाल लोगे। तो इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा बायो सेवर्ट के नियमानुसार, वो हमको इतना मिल जाएगा। डीबी बराबर म्यू जीरो बटा 4 पाई, नियतांक है, आई गुणित डीएल बटा ये वर्ग है। आर दूरी का वर्ग होता है ना, दूरी का वर्ग, तो आर वर्ग धन एक्स वर्ग, वर्गमूल हट जाएगा। तो डीवी बराबर म्यू जीरो बटा 4 पाई, आई गुणित डीएल धारा गुणित अवयव की लंबाई बटे दूरी का वर्ग, बटे दूरी का वर्ग, आर वर्ग, ठीक है, धन एक्स वर्ग। इसका एक्स और वाई अक्ष के अनुदिश घटक क्रमशः डीबी साइन थीटा और डीबी कॉस थीटा होंगे। चलिए इसका घटक देखें। तो डीबी जो है ये इस दिशा में मिलेगा दाएं हथेली के नियम के अनुसार, और इस डीबी के फिर हमको दो घटक मिलेंगे। अक्ष को हमने एक्स अक्ष मान लिया, और इसके लंब रेखा को हमने वाई अक्ष मान लिया। तो एक्स और वाई घटक हम निकाल रहे हैं, तो डीबी का वाई घटक आ गया डीबी कॉस थीटा, और एक्स घटक आ गया डीबी साइन थीटा। ठीक, डीबी साइन थीटा। अब हमने क्या किया, इसके ठीक सामने डीएल लंबाई पर ठीक सामने डीएल लंबाई का उतना ही लंबा एक अवयव और लिया, आर डैश आर एस डैश। तो इसके कारण भी जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो डीबी के बराबर ही मिलेगा, ठीक उतना ही मिलेगा, लंबाई बराबर दूरी बराबर सब कुछ समान है तो। और इस डीबी के दो घटक मिलेंगे, डीबी कॉस थीटा डीबी साइन थीटा, एक्स घटक और वाई घटक। अब देख लो कि जो वाई घटक है ये एक दूसरे के विपरीत है इसलिए कट जाएंगे, लेकिन एक्स घटक जो है वो एक ही दिशा में इसलिए जुड़ जाएंगे। अर्थात पहले घटक के कारण पहले अवयव के कारण कितना क्षेत्र बन रहा है तो हम कहेंगे डीबी साइन थीटा, दूसरे कारण कितना बना है तो हम कहेंगे डीबी साइन थीटा, यानी डीबी साइन थीटा ही हमारे क्या होंगे, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होंगे।
तो ये हो गया हमारा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। हाँ, तो चित्र से स्पष्ट है कि y घटक एक दूसरे को निरस्त करेंगे, किंतु x घटक एक ही दिशा में है, अतः प्रत्येक अवयव के कारण बिंदु पर प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र हम dv डैश मान रहे हैं बराबर होगा dv साइन थीटा। अब dv का मान हम रख दे रहे हैं म्यू 0/4 पाई आई dl बटा आर वर्ग धन एक्स वर्ग, और साइन थीटा का मान भी उसी चित्र से निकालना है, आर बटा वर्गमूल आर वर्ग धन एक्स वर्ग। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ये हमारा कोण थीटा है, इसके सामने भुजा लंब हो गया आर आर, और ये हो गया कर्ण वर्गमूल आर वर्ग धन एक्स वर्ग, तो वही हमने यहाँ पर रखा है आर बटा आर वर्ग धन एक्स वर्ग। अब इसी को हम थोड़ा सा हल करते हैं, तो मिल रहा है म्यू 0/4 पाई आई, आर को मैं इस तरफ ले लिया हूँ आई आर, और आर वर्ग धन एक्स वर्ग में वर्गमूल आर वर्ग धन एक्स वर्ग का हम जब गुणा करते हैं तो इतना आ जाता है आर वर्ग धन एक्स वर्ग का घात 3/2, अंत में मैंने ले लिया डी एल। तो ये एक अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र है, तो ऐसे ही पूरी कुंडली के कारण क्षेत्र कितना मिलेगा, तो इसका हमको समाकलन करना पड़ेगा। तो अतः संपूर्ण कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर एक समाकलन, कौन सा? बंद समाकलन म्यू 0/4 पाई आई आर डी एल बटा आर वर्ग धन एक्स वर्ग का घात 3/2। अब यहाँ पर देखिए म्यू 0 नियतांक है, 4 पाई नियतांक है, आई आर नियतांक है, आर वर्ग धन एक्स वर्ग, ये सब नियतांक है, ये सबको हमने बाहर कर लिया। केवल समाकलन होगा डीएल का, यानी कि कुंडली की कुल लंबाई। तो कुंडली के एक फेरे की लंबाई हो जाती है 2 पाई आर, ऐसे यदि एन फेरे हो तो कुल लंबाई हो गया एन गुणित 2 पाई आर। और इसी को हमने थोड़ा सा अरेंज कर दिया है, तो बी के लिए हमको सूत्र मिल रहा है म्यू 0, ये एन को मैंने पहले ले लिया एन, आई भी यहाँ पर है, आर और आर दो बार आ गया है तो आर का वर्ग, ये 2 पाई से 4 पाई को काटा तो इधर नीचे बच गया 2, और बच गया आर वर्ग धन एक्स वर्ग पूरे का घात 3/2। तो ये हमारा अभिष्ट व्यंजक होगा। अब देख रहे हैं कि बी का मान जो है वो दूरी एक्स पर निर्भर करता है, और जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे बी का मान घटेगा, वैसे वैसे बी का मान घटेगा। और इसलिए जो दूरी के साथ तीव्रता में परिवर्तन का जो ग्राफ मिलेगा इस प्रकार मिलेगा, केंद्र पर सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र, जैसे से हम दूर जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र वैसे वैसे घटेगा। हम कुंडली के एक ओर जा सकते हैं, हम कुंडली के दूसरी ओर आ सकते हैं, तो दूसरी ओर आएंगे तो भी ऐसे ही चुंबकीय क्षेत्र घटेगा। ये इसका तीव्रता का ग्राफ मिलेगा। तो स्पष्ट है कि केंद्र ओ पर अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है, जो दूरी बढ़ने के साथ क्रमशः घटता है। ठीक है, तो अब आते हैं इस प्रश्न पत्र के अंतिम प्रश्न पर, लास्ट क्वेश्चन नंबर 26। दो उत्तल लेंसों की फोकस दूरियां क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, खगोलीय दूरदर्शी बनाने हेतु किसे अभिदृश्यक एवं किसे नेत्रिका के रूप में चुनेंगे? उन्हें चुनकर खगोलीय दूरदर्शी के सम्मुख रखी वस्तु का स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब निर्माण का आरेख खींचकर उसके आवर्धन क्षमता का व्यंजक लिखिए। ठीक है, यहाँ पर हमें ये दो लेंस जो दिए हुए हैं इसमें से किसको अभिदृश्यक बनाएंगे और किसको नेत्रिका बनाएंगे, ये पहले ये लिखना है। तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस को अभिदृश्यक बनाएंगे, क्योंकि दूरदर्शी में अभिदृश्यक की फोकस दूरी बड़ी होती है, और 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस को नेत्रिका के रूप में चुनेंगे, क्योंकि नेत्रिका की फोकस दूरी कम रखी जाती है। तो पहले भाग का उत्तर यह हो गया। अब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बने, इसका हमको किरण आरेख बनाना है, रेखा चित्र खींचना है। तो हमारा अभिदृश्यक लेंस हो गया, इस लेंस पर दूर से आने वाली किरणें गिर रही हैं, दूर से आने वाली किरणें आपको मालूम है कि समांतर होती है, तो समांतर किरणें आके गिरी, इस लेंस के द्वारा ये फोकस पर एकत्रित किए जाएंगे, और इसे फोकस पर एक प्रतिबिंब हमको बन गया है। ठीक है, फोकस पर एक प्रतिबिंब बन गया। अब इसके आगे हमने नेत्रिका इस प्रकार से रखा है कि यह जो प्रतिबिंब है इसके प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में आए, दोनों के बीच में रहे, तो यह लेंस इस वस्तु का इसी दिशा में एक बड़ा प्रतिबिंब बना देगा, और यही हमारा अंतिम प्रतिबिंब होगा
जिसकी दूरी हमने मान लिया है डी है। ये दूरी जो है यहाँ तक आना चाहिए डी। ठीक है, डी दूरी को हम कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ये दूरी यहाँ तक लीजिएगा। जहाँ पर प्रतिबिंब बना है ये हमारा फोकस है, तो ये एफ ओ जो है वो यहाँ तक आएगा। ये पूरा एफ ओ। ठीक है, ये एफ ई नेत्रिका का फोकस दूरी यहाँ तक है, तो ये एफ ई यहाँ तक लिखना है। ठीक है, ये हमारा वस्तु की दूरी हो गया यू ई, और ये हमारा प्रतिबिंब की दूरी हो गया वी। ऐसा। ठीक, और यही प्रतिबिंब जो है नेत्रिका के पीछे रखे हुए नेत्र को दिखाई देता है। ये आपका किरण आरेख बनाना था, वो किरण आरेख हमने बना दिया। ठीक है, याद रखना कि जब डी दूरी पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अंतिम प्रतिबिंब बनाना हो, तो अभिदर्शक के द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब को नेत्रिका के फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच रखना, और यही से यदि हम अनंत पे बनाना हो तो वस्तु को हम फोकस पे रखते हैं। ठीक, एफ ही भी यही होगा, तो फोकस पे रखे वस्तु का अनंत पे प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर डी बोला था इसलिए हमने दोनों के बीच में रखा है, यानी नेत्रिका के फोकस, नेत्रिका के प्रकाश केंद्र के बीच हमारा ये वस्तु होगा। अब आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक लिखिए। तो आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक होता है, जब अंतिम प्रतिबिंब डी दूरी पर बनता है तो एफ ओ बटा एफ ई एक धन एफ ई बटा डी। ये व्यंजक है, व्यंजक केवल लिखने के लिए बोला है, उत्पत्ति के लिए नहीं बोला था, तो व्यंजक आप लिख देंगे। एफ ओ क्या है, एफ ई क्या है, डी क्या है, ये यहाँ पर स्पष्ट कर दें। ये हमारे प्रश्न 26 का उत्तर हो गया। और इसी के दूसरे भाग अर्थात अथवा वाला प्रश्न, चार स्वतंत्र तरंगों के समीकरण। ध्यान देना कि ये स्वतंत्र तरंग हैं। चार स्वतंत्र तरंगों के समीकरण दिया हुआ है। y1 इज इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी, y2 बराबर ए टू साइन ओमेगा टू ओमेगा टी, y3 बराबर ए थ्री साइन थ्री ओमेगा टी, और y4 बराबर ए फोर साइन फोर ओमेगा टी है। है, तथा इनमें, तो इनमें से किन तरंगों के मध्य व्यतिकरण संभव है, कारण सहित लिखिए। रचनात्मक व्यतिकरण की शर्त लिखकर कालांतर के साथ तीव्रता का परिवर्तन का ग्राफ खींचिए। ठीक है, तो चार स्वतंत्र तरंग समीकरण को दिया हुआ है। y1 बराबर ए वन साइन ओमेगा टी, y2 बराबर ए टू साइन टू ओमेगा टी, ये ए टू साइन टू ओमेगा टी है। y3 बराबर ए थ्री साइन थ्री ओमेगा टी है, और y4 बराबर ए फोर साइन फोर ओमेगा टी है। ये हमको दिया हुआ है। यहाँ पर उत्तर के एक भाग जरा छूट गया है, मैं इसको आपको नोट करा दे रहा हूँ। ये चारों के चारों स्वतंत्र तरंगे हैं, चारों के चारों स्वतंत्र तरंगे हैं, और स्वतंत्र तरंगे कभी भी कला संबद्ध नहीं होते, और इसलिए वो व्यतिकरण उत्पन्न नहीं कर सकते। ठीक है, तो चूंकि ये स्वतंत्र तरंगे हैं, इसलिए ये कला संबद्ध नहीं है, कला संबद्ध नहीं है, इसलिए व्यतिकरण, है ना, इसलिए इन्हीं भी इन्हीं भी दो तरंगों से व्यतिकरण नहीं होगा।
कोई भी दो तरंगे जो है वो व्यतिकरण नहीं कर सकते। ये पहले भाग का उत्तर। व्यतिकरण की शर्तें। व्यतिकरण की शर्तें। तो पहली शर्त है तरंगे एक ही दिशा में संचरित होने चाहिए। दूसरा है तरंगों की आवृत्तियां। तरंगों की आवृत्तियां एक समान होनी चाहिए। और तीसरा है पर्दे के किसी बिंदु पर तरंगों के बीच का कलांतर नियत होना चाहिए। ठीक? दोनों तरंग एक ही दिशा में जाने चाहिए। तरंगों की आवृत्तियां भी एक समान होनी चाहिए। यहाँ देख रहे हो आवृत्तियां भी एक समान नहीं है? किसी का ओमेगा है तो किसी का 2 ओमेगा है तो किसी का 3 ओमेगा है, अलग अलग है। पर्दे के किसी भी बिंदु पर तरंगों के बीच का कलांतर नियत होना चाहिए। ये दो शर्तों को जो तरंगे पूरा करते हैं हम उन्हें कहते हैं कला संबद्ध तरंगे। और ये हमारी दिए गए तरंगे जो है वो कला संबद्ध नहीं है, इसलिए यहाँ व्यतिकरण नहीं होगा। तो यहाँ पर आगे जब दो तरंगे शर्त 2 और 3 को पूरा करते हैं तो उन्हें कला संबद्ध तरंगे कहते हैं। अतः तरंगे कला संबद्ध होनी चाहिए और कलांतर है ना, तो कला संबद्ध होने चाहिए तभी व्यतिकरण होगा। ये शर्त हो गई। अब कलांतर के साथ तीव्रता में परिवर्तन। तो जो व्यतिकरण कर रहे हैं उन तरंगों के बीच का जब कलांतर शून्य होता है तो अधिकतम तीव्रता मिलती है। ठीक है। जब कलांतर पाई हो जाता है तो तीव्रता 0 हो जाती है। फिर कलांतर 2 पाई आता है तो तीव्रता फिर अधिकतम हो जाती है। 3 पाई के लिए फिर 0, 4 पाई के लिए फिर अधिकतम। इस तरह से तीव्रता में परिवर्तन होता है। ये हो गया केंद्रीय बिंदु के ऊपर इस प्रकार से मिलेगा। तो केंद्रीय बिंदु के नीचे भी इसी प्रकार मिलेगा। कलांतर पाई हो गया तो शून्य हो गया, कलांतर 2 पाई हो गया तो अधिकतम हो गया, 3 पाई हो गया तो उधर वाले कलांतर को हमने पॉजिटिव लिए हैं, इधर वाले कलांतर को हमने निगेटिव लिया है। तो इस तरह से हमको कलांतर के साथ तीव्रता में परिवर्तन मिलेगा। जहाँ अधिकतम तीव्रता है इसी को हम कहते हैं, इसी को कहा जाता है, दो तरह के फ्रिंज बनते हैं। एक बनता है चमकीला फ्रिंज, एक बनता है काला फ्रिंज। तो जहाँ तीव्रता अधिक है वो कहलाता है चमकीला फ्रिंज, जहाँ तीव्रता शून्य है वो कहलाता है काला फ्रिंज। अर्थात हमको क्या मिलेगा, चमकीला काला फ्रिंज इस तरह से बनते चले जाते हैं। तो यह है तीव्रता का कलांतर के साथ पर्दे पर होने वाला परिवर्तन का ग्राफ। तो इस तरह से ये पूरा प्रश्न पत्र कंप्लीट हुआ। ठीक। यहाँ पर हमने अथवा वाले प्रश्न भी लिए थे, लेकिन आपको एक्चुअल में जहाँ पर परीक्षा देनी है वहाँ अथवा वाले प्रश्नों में से कोई एक को ही हल करना है, दोनों को हल नहीं करना, याद रखना। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको एक अच्छा अनुभव मिलेगा। प्रश्न पत्र को हल करने का तरीका क्या होना चाहिए, किस प्रकार के उत्तर लिखे जाने चाहिए, कितनी समय सीमा में हमको पूरा प्रश्न हल करना है, ये सबके लिए आपको एक अच्छा अभ्यास यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस आदर्श प्रश्न पत्र के हल को 2 बार 3 बार अच्छे से पढ़िए, समझिए और याद रखिए। तो अगला प्रश्न पत्र फिर से हम लोग एक प्रश्न पत्र आपको हल करके देंगे। उस समय फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। 1 घंटा